हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की नई क्लास में हम फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता तथा उसके अंदर एसी सिग्नल की कितनी % अशुद्धि मिलती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। अभी तक हमने जो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन वोल्टेज, लोड करंट तथा आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, ये सब वैल्यू निकाली। ये सब वैल्यू हमने देखी थी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ये सब वैल्यू डबल प्राप्त होती थी हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में। मतलब जो वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर में आ रही थी उसकी डबल वैल्यू किस में आ रही थी? फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में 2 गुना प्रभावशाली है। तथा इसकी पुष्टि जो हम फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालेंगे, अगर उस एफिशिएंसी का मान भी अगर मिल जाता है फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में डबल, तो इसका मतलब ये होगा कि फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में बहुत ही ज्यादा अधिक प्रभावशाली है। तो सबसे पहले जो निकाला जाएगा वो होगी पूर्ण तरंग डिस्क कार्य की दक्षता, जो कि थर्ड पॉइंट है इसका। पूर्ण तरंग डिस्क कार्य की दक्षता, जिसे कि ईटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां ईटा बराबर क्या होगा? ईटा बराबर लोड पर प्राप्त डिस्ट शक्ति, लोड पर प्राप्त डिस्ट शक्ति तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, जिसे कि हम पीएसी से प्रदर्शित करेंगे। यहां पर जो आउटपुट डिस्क शक्ति होगी, निर्गत डिस्क शक्ति, वो पीडीसी, तो इस सूत्र से लिखी जाएगी आईडीसी का होल स्क्वायर इंटू आरएल। पर जो एसी शक्ति होगी वो आरएमएस करंट के द्वारा निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वह आरएमएस करंट जो होगी वो डिस्क तथा एसी दोनों संकेतों से मिक्सअप से बना हुआ होगा। दूसरी आरएमएस की सहायता से जो करंट डायोड तथा लोड दोनों के ऊपर निवेशी संकेतों के रूप में आती है, उसकी मान भी उसी के अंदर से मिलता है। इस वजह से, क्योंकि उसी के यूज से ही हम अशुद्धि का मान भी ज्ञात करेंगे। इस वजह से यहाँ पे जो इनपुट पावर जो होगा उसका मान पीएसी बराबर आई आरएमएस का होल स्क्वायर इंटू आरएल प्लस आरएफ से दिया जाएगा। यहाँ पे ये जो आरएफ है, आरएफ या फॉरवर्ड, इसको हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस, डायोड जिस समय अग्र बायस कंडीशन में होगा उस समय जो करंट उत्पन्न होगी उसके साथ में कुछ प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है, जो कि फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका मान अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है उस समय इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, जो कि लगभग नगण्य के बराबर होती है। बहुत ही कम हो तब तो नगण्य हो जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू अगर कुछ वैल्यू हो जो कि कैलकुलेशन के अंदर काउंट हो सकेगी, उस कंडीशन के अंदर इसको इस लोड प्रतिरोध के साथ में जोड़ा जा सकता है। तो अब इन दोनों मानों को जब
जब हम इसके अंदर रखेंगे तब हमको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की एफिशिएंसी या फिर आउटपुट के रूप में कितने सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले तो IDC क्या होगा, क्योंकि IDC बराबर 2 टाइम्स ऑफ Im अपॉन I तथा IRMS जो होता है वो मैक्सिमम करंट का √2 1/√2 गुना होता है। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम जब इनका डिवीजन करेंगे तो PDC अपॉन PAC बराबर IM का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 2 अपॉन IM स्क्वायर इंटू RM अपॉन 1 प्लस RF। PDC अपॉन PAC या फिर ईटा बराबर 8 पाई स्क्वायर अपॉन 1 इंटू RF अपॉन RF प्लस 1। यहाँ पे ईटा बराबर 0.812 अपॉन 1 अपॉन RF अपॉन RF प्लस 1। यदि RF क्या हो, वेरी लेस देन है, मतलब जो फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन के अंदर प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है उसका मान लोड प्रतिरोध की तुलना में कम होगा। उस कंडीशन में जो इफिशियंसी या जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी वो इस युक्ति द्वारा मिलने वाली सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसे हम ईटा मैक्सिमम इनटू परसेंटेज के रूप में लिखें तो वो 81.2% होगा। और यह हाफ वेव रेक्टिफायर की 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के अंदर फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन के अंदर डायोडों के फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन में अगर उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध का मान नगण्य हो तो उस कंडीशन के अंदर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के द्वारा जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज आउटपुट लोड करंट जो प्राप्त होगी उसका परसेंटेज जो होगा वो 81.2% होगा। मतलब अगर हमने दोनों ही अर्धचक्रों में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही अर्धचक्रों में को मिलाकर 100% पावर दी है तो हमें आउटपुट के रूप में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के द्वारा लगभग 81% के करीब आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट पावर की मान प्राप्त होगी। आउटपुट डीसी पावर हमें प्राप्त होगा एसी पावर की तुलना में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी कंडीशन में भी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के अंदर अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस रह जाता है या उत्पन्न होता भी है तो उस कंडीशन में कभी भी हमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के द्वारा 81.2% से अधिक कभी भी आउटपुट वोल्टेज पावर या फिर हम कह सकते हैं लोड करंट कभी भी प्राप्त नहीं होगी। हमेशा जितनी भी जो करंट या वोल्टेज या पावर जो प्राप्त होगा उसका मान 81.2% से कम ही होता है। यह वैल्यू जो होती है 81.2% यह पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। इससे अधिक पावर वोल्टेज या करंट कभी भी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से प्राप्त नहीं होगा। अब हम इसी के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हुए उर्मिका गुणा गामा का मान ज्ञात करेंगे। गामा हमने देखा था कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसके लिए कितना 121 आ रहा था। तो इसका मतलब अगर हम उसको परसेंटेज के रूप में लिखें तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब उसकी वैल्यू 121% आती है। इसका मतलब ये होगा कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके द्वारा जो हमें डीसी सिग्नल आउटपुट के रूप में मिल रहे थे उनके अंदर एसी सिग्नल की
100% की तुलना में 121% अशुद्धि, मतलब 121% 100 डीसी सिग्नल है तो उसमें 121 एसी सिग्नल भी साथ में मिक्स होंगे। मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट के रूप में डीसी सिग्नल मिलते हैं उनके अंदर एसी सिग्नल की अशुद्धि बहुत ही अधिक होती है। और मैंने यह भी बताया था कि अगर उर्मिका गुणांक गामा का मान 1 से अधिक होता है या बहुत अधिक वैल्यू होती है उसकी, तो उस कंडीशन के अंदर वह उस युक्ति की अंदर जो हमें आउटपुट के रूप में अशुद्धि मिलती है उसकी अधिकता को प्रदर्शित करता है। अगर वहीं पर अगर उर्मिका गुणांक का मान कम है तो उस कंडीशन के अंदर जो आउटपुट के रूप में डीसी सिग्नल मिलेंगे उनके अंदर एसी सिग्नल की कमी होती है या फिर वह सिग्नल बहुत ही अधिक शुद्ध होते हैं। तो अब हम जो इसके अंदर आगे की तरफ निकालेंगे वो होगी डीसी सिग्नल की शुद्धता का मापन के बारे में बताएंगे, जो कि उर्मिका गुणांक से पता चलेगा। यहाँ पे ये 81.2% प्राप्त हुआ है। अगर इसी के साथ अगर उर्मिका गुणांक का मान भी पूर्ण तरंग डिस्ट कार्य के लिए कम प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में हम यह कह सकेंगे कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर अधिक अच्छा परिवर्तक है तथा उसकी तुलना में हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर अधिक आउटपुट सिग्नल हमें प्रदान करता है। उर्मिका गुणांक ये इसका लास्ट पॉइंट मतलब कैलकुलेशन का, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में अच्छा परिवर्तक है। उर्मिका गुणांक गामा, जैसे हम डीसी मतलब एसी पावर के तुलना में डीसी कितनी मिलती है उसके लिए हम डीसी के अंदर एसी का भाग देते थे, उसी प्रकार से अब हमें एसी की मात्रा निकालनी है। उस वजह से हमें एसी सिग्नल के अंदर डीसी का अनुपात निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चल जाएगा कि उर्मिका गुणांक का मान कितना है। तो यहाँ पे गामा जो होगा उसका मान होता है आउटपुट पर प्राप्त प्रत्यावर्ती घटकों का प्रभावी मान अपॉन आउटपुट पर प्राप्त डिस्ट घटकों का प्रभावी मान। तो गामा बराबर आई एसी अपॉन आई डीसी, या फिर हम लिख सकते हैं आई वोल्टेज के रूप में भी इसका मान निकाल सकते हैं आई ए वी एसी अपॉन वी डीसी, क्योंकि दोनों से ही जो उर्मिका गुणांक प्राप्त होगा दोनों में मान समान ही प्राप्त होगा, जो कि वी आर एम एस तथा वी डीसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? जैसे कि देखिए आई डीसी को हम जानते हैं कि उसका मान होता है 2IM अपॉन पाई, परंतु अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो IAC की निकालनी है, जो कि आउटपुट के सिरों पे मिलने वाली RMS वैल्यू पर डिपेंड करती है। उसके लिए लोड पर प्राप्त शक्ति की सहायता से हम IAC मतलब प्रत्यावर्ती संकेतों का मान ज्ञात कर सकते हैं। लोड पर प्राप्त शक्ति IRMS का होल स्क्वायर इंटू RM बराबर डिस्ट घटकों की शक्ति
प्लस प्रत्यावर्ती घटकों की शक्ति। अब यहाँ पे डिस्ट कौन सा है, आईडीसी हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं आई आर एम एस का होल स्क्वायर आर एल बराबर आई डी सी का होल स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आई ए सी का होल स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल से आर एल कट जाएगा तो आई ए सी बराबर जो आएगा वो होगा रूट में आई आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर। इन मानों को जब हम इस समीकरण में रखेंगे इन दोनों मानों को तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी अशुद्धि डीसी सिग्नल्स में होती है आउटपुट के रूप में। तो गामा बराबर रूट आई आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस आई डी सी का होल स्क्वायर अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर बराबर रूट आई आर एम एस का होल स्क्वायर अपॉन आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ से हम गामा के अंदर जब आई आर एम एस तथा आई डी सी का मान रखेंगे तो देखिए क्या इक्वेशन बनती है, आई एम या फिर आई मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 आई मैक्सिमम का होल स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ से आई मैक्सिमम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो गामा जो बराबर मिलता है वो रूट पाई का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस के 1 जिसका मान लगभग 0.482 आता है। और अगर हम इसको परसेंटेज के रूप में लिखना चाहे तो अगर मल्टीप्लाई करें 100 से तो 48.2%। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम निवेशी संकेत दे रहे हैं प्रत्यावर्ती संकेतों के रूप में पूर्णतः निष्क्रिय को, जब उससे हमें आउटपुट के रूप में डीसी सिग्नल्स मिलती है, पावर के रूप में हो, भले करंट के रूप में हो, भले वोल्टेज के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसके अंदर कितने परसेंटेज एसी सिग्नल की अशुद्धि होगी 48.2% की, जो कि 100% के ऊपर बहुत ही कम है या उससे आधे से भी कम है। तो इस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो अशुद्धि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर डीसी सिग्नल में मिलती है वही अशुद्धि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर दुगनी से भी ज्यादा होती है। इस वजह से हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा परिवर्तन होता है। अतः फुल वेव रेक्टिफायर में प्राप्त आउटपुट डीसी संकेतों में एसी संकेतों की तुलना में एसी संकेतों की अशुद्धि हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में कम होती है। अतः फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में अच्छा परिवर्तक है। मतलब जो इसका ये परसेंटेज आया है ये आपके रेक्टिफायर की तुलना बहुत ही कम है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये उसके आधे से भी कम है। उस वजह से जो एसी टू डीसी कन्वर्टर के रूप में हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह पर फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। अब हम जो ये सब चीजें पढ़ ली, एसी टू डीसी का कन्वर्जन भी किया, पर डीसी पावर सप्लाई के अंदर हमें क्या चाहिए, अगर किसी भी बैटरी को मोबाइल को चार्ज करना है तो हमें पूर्ण रूप से शुद्ध डीसी सिग्नल की आवश्यकता होती है। पर हमने अभी तक जितने भी रेक्टिफायर्स पढ़े, दोनों रेक्टिफायर, उसमें हमने देखा कि जो हमें आउटपुट के रूप में डीसी सिग्नल्स प्राप्त हो रहे हैं उसमें एक में तो 121% तक की अशुद्धि है और वहीं पर दूसरे में
लगभग 48% की अशुद्धि है। तो इसी अशुद्धि को दूर करने के लिए जो डीसी पावर सप्लाई है उसमें फिल्टर का यूज किया जाता है, जिसे हमने शायद 12th में भी लास्ट मिनट के अंदर जो अर्धचालक युक्तियाँ थी उसके पार्ट में समकारी फिल्टर के रूप में पढ़ा था, जो कि पूर्ण एसी सिग्नल जो डीसी सिग्नल के अंदर जो अशुद्धि होती है उनको मिटाकर पूर्ण डीसी सिग्नल शुद्ध रूप से हमें डीसी सिग्नल को प्रदान करता है। तो जो कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो समकारी फिल्टर या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल फिल्टर, जिसके द्वारा हम अशुद्ध डीसी सिग्नल को किसमें शुद्ध डीसी सिग्नल में परिवर्तित करते हैं तथा हमारी जो डीसी युक्तियाँ होती है वो उसकी सहायता से क्या होती है चार्ज होती है या फिर उनको हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है।